अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है? यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दिस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये रही आपकी बैलेंस शीट। क्या क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ। अपन इसे समझते भी चलते हैं। लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय नेटवर्थ, और ये कितना गिवन है? 0.521। टोटल असेट टर्नओवर क्या होता है भाई? सेल्स अपॉन टोटल असेट। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो तो? 360 डिवाइड बाय DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का हो या डेटर कलेक्शन पीरियड का हो, एक ही बात है। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है भाई? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहलाता है ना। एसिड टेस्ट रेशियो और क्या कहलाता है? क्विक रेशियो कहलाता है। फिर क्या बोला है? एज्यूम 360 डे ईयर, 360 दिनों का अपन को एक ईयर मानकर चलना है। ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट, पूरा का पूरा सेल्स जो है वो उधारी वाला है। ठीक है, इधर देखो आप कैश गिवन है। अच्छा, एक और बात है आपसे कि इनका जो बैलेंस शीट है, आप ध्यान देना, इनका लाइबिलिटी साइड आपको इधर नज़र आ रहा होगा और असेट वाला साइड इधर नज़र आ रहा होगा। तो हमें एग्जाम में स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा गिवन है वैसा का वैसा फॉर्मेट हमें फिल करके देना है। ठीक है, आपको अलग से सुधारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उनका पर्पस बैलेंस शीट सिखाना नहीं है, उनको रेशियो एनालिसिस सिखाना है आपको, है ना। ओके, तो भाई ये बैलेंस शीट है जिसको हमें पूरा करना है। असेट साइड में गिवन है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आ जाएगा टोटल असेट। तो देखा जाए तो ये तीन हो गई आपकी करंट असेट, ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट, तो हो जाएगा टोटल एसेट। फिर आप देखो लाइबिलिटी साइड में, नोट्स एंड पेपर मतलब करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कॉमन स्टॉक क्या कहलाता है भाई? कॉमन स्टॉक मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या है? कॉमन स्टॉक। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है भाई? रिटेन्ड अर्निंग हम जानते हैं। तो अब बताओ, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? मतलब इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं नेटवर्थ या फिर इक्विटी। जानते हैं आप ये? सर लेकिन आपने तो बताया था इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पर यहाँ आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ली नहीं, तो भाई क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बनी नहीं है, तो ये नहीं है। इसका मतलब इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक बात है। ओके, और इक्विटी का ही दूसरा नाम क्या है? नेटवर्थ। एक और नाम है शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, ओनर्स फंड, ये सब अपन ने नाम पढ़े हुए हैं। ठीक है साहब, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं अपन और आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अपना? क्वेश्चन नंबर 24। तो हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले गिवन है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ, और ये कितना गिवन है? 0.5:1। क्या कर सकते हैं? ये S21 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 0.5 मतलब 0.5 है, नीचे एक रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय नेटवर्थ क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ गिवन है सर? देखो, ये रहा आपका कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, दोनों को मिलाकर होता है नेटवर्थ। तो टोटल हो जाएगा ये 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, इक्वस टू में 0.5। ठीक है, 1 का तो कोई यूज़ है नहीं। तो फाइनली आप बताइए लॉन्ग टर्म डेट आपका कितना हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 0.5 1 लाख हो जाएगा, है ना। ओके, तो इसको अपन बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक बात है, डन। अब क्या करना है? आगे क्या दिया है? असेट टर्नओवर रेशियो दिया है, तो लिख तो देते ही, हो सकता कुछ काम में आ जाए। असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? सेल्स अपॉन टोटल एसेट। क्वेश्चन में देखो, क्या हमें सेल्स पता है? नहीं पता। क्या हमें टोटल असेट पता है? नहीं पता। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है। कैसे पता है? चेक करो आप।
हमने क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट निकाल लिया है, देखो ये रहा लॉन्ग टर्म डेट। अब आप देखो यहाँ पर, ये सब मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट है 1 लाख, तो ये 1 लाख आपका रख जाएगा यहाँ पर। तो लाइबिलिटी साइड तो पूरा हो गया, केवल लॉन्ग टर्म डेट ही मिसिंग था। तो इसका मतलब लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना है, 4 लाख है। तो असेट साइड का भी टोटल कितना होगा, 4 लाख होगा। ठीक है साहब, तो इसका मतलब टोटल असेट हमें पता है। तो देखो इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं। असेट टर्नओवर रेशियो बराबर सेल्स अपॉन टोटल असेट। कितना है ये गिवन असेट टर्नओवर रेशियो आपका है ये 2.5 टाइम्स। तो यहाँ लिख देते हैं 2.5 और यहाँ सेल्स और यहाँ पर टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कितना आया है हमारा, 4 लाख। ठीक बात है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका सेल्स बराबर कितना आ जाएगा, 10 लैक्स। ठीक बात है। और इसको भी अपन बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक बात है। तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन गिवन है आप उस सीक्वेंस में भी चलेंगे तो भी काम आराम से हो जाता है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रेशियो क्या दिया है, लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ हो गया, टोटल एसेट टर्नओवर हो गया। अब आ जाते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड पर। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर होता है 360 डेज डिवाइड बाय आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। तो हमें पहले डेटर टर्नओवर रेशियो चाहिए पड़ेगा, ये कहाँ से आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स होता है अपॉन एवरेज डेटर। अब DTR क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन पर निकल जाएगा क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है 18 दिन, यहाँ पर है 360 और यहाँ पर है DTR। तो आपका जो DTR आएगा वो कितना आ जाएगा, DTR 360 डिवाइड बाय 18 कितना आएगा, कैलसी ज़रा यूज़ करिए आप। 360 डिवाइड बाय 18 ये आ रहा है 20। तो आपका DTR आ गया 20 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर DTR की जगह पर। ठीक है, क्रेडिट सेल, भाई सेल हमारा कितना आया था, भाई सेल्स आया था 10 लाख और क्वेश्चन में लिखा था पूरा का पूरा सेल क्या है, क्रेडिट सेल है। ठीक है, नीचे आता है एवरेज डेटर, इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज डेटर कितना आएगा, भाई आप ही बता दीजिए। एवरेज डेटर कितना आएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 20। ठीक है, 10 लाख डिवाइड बाय 20 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एवरेज डेटर। अब क्या करना है भाई, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला रेशियो हमारा कौन सा गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, जिसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ये गिवन है 9 टाइम्स और इसका मतलब क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। कितना आराम से सीक्वेंस में हम क्वेश्चन करते जाते हैं और वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 9 और COGS कितना आएगा, सेल्स हमारे पास है, सेल्स हमारा कितना था, सेल्स था 10 लाख और GP कितना है, GP देखो ये गिवन है 10%। तो अगर हम 10 लाख में से 10% हटा देंगे, सेल्स में से GP घटाएंगे तो COGS आ जाएगा। तो 10 लाख माइनस 10% कितना आ जाएगा, ये 9 लैक्स आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा एवरेज स्टॉक। तो आप समझ गए होंगे एवरेज स्टॉक कितना आएगा, 1 लाख है ना, 9 लाख डिवाइड बाई 9, एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, और मैं इसे भी बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊँ तो बहुत ईजिली मुझे फाइंड आउट हो जाएँ सारे आइटम्स। तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर भी कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कर लिया। अब क्या बचा, एसेट टेस्ट रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो का एक और नाम है क्विक रेशियो, है ना। तो आप क्विक रेशियो लिखो या एसेट टेस्ट रेशियो लिखो, एक ही बात है। ये क्या होता है, करंट असेट माइनस स्टॉक और डिवाइड बाय होता है करंट लाइबिलिटीज़, ऐसा होता है ये। अब सवाल है कि क्या इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो देखो करंट लाइबिलिटी तो अवेलेबल है, कितनी है करंट लाइबिलिटी अवेलेबल, चलो देख लेते हैं। पहले क्विक रेशियो कितना गिवन है, 1:1 है ना, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ।
करंट असेट माने स्टॉक नहीं पता, अच्छा इसको क्विक असेट ही लिख देता हूँ अभी, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी मुझे पता है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 1,00,000, नोट्स एंड पेबल है ना, वो करंट लाइबिलिटी ही कहलाता है। और उसके नीचे लॉन्ग टर्म डेट लिखा है, मतलब समझ जाओ कि ऊपर वाला शॉर्ट टर्म था, है ना, तो ये हो जाएगा 1,00,000। देयरफॉर आप बताइए क्विक असेट बराबर कितना हो जाएगा, 1,00,000। क्लियर है क्या ये बात, 1,00,000 इंटू 1 है ना, तो क्विक असेट आ गया आपका 1,00,000। अब बताओ क्विक असेट से हम कुछ कर सकते हैं क्या, क्विक असेट से हम कुछ कर सकते हैं, वैसे बताओ क्विक असेट बराबर होता क्या है। क्विक असेट मतलब होता है करंट असेट माइनस स्टॉक, ठीक है। या फिर आप बताइए कैश प्लस डेटर, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, स्टॉक नहीं है भाई। करंट असेट में अपन मेनली 3 आइटम मानकर चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश प्लस डेटर प्लस स्टॉक। तो करंट असेट में से स्टॉक घटा दूँ या कैश प्लस डेटर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो तो अभी तो मुझे यहाँ पर करंट असेट भी नज़र नहीं आ रहा है और स्टॉक बस है हमारे पास, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अपन तो अपनी बैलेंस शीट फिल करना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था जब भी अपन अटक जाएंगे तो अपन बैलेंस शीट पूरा करेंगे, बैलेंस शीट पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक बात है। चलो तो आ जाते हैं अपन कहाँ पर, बैलेंस शीट पर, ठीक है। बैलेंस शीट में देखते हैं हमें क्या क्या मिल गया है। लाइबिलिटी साइड तो 3 आइटम गिवन थे, 4th आइटम हमने खुद फिल कर दिया था लॉन्ग टर्म डेट निकाल के, है ना। टोटल असेट साइड में 4,00,000 का टोटल था। अब चेक करो आपको क्या क्या मिल चुका है, वो फिल कर देते हैं। इन्वेंट्री मिल गया क्या, हाँ सर इन्वेंट्री मिल गया था। इन्वेंट्री कितना आया था चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री आया था हमारा हमारा ये रहा, 1,00,000 आया था स्टॉक। हालांकि ये एवरेज स्टॉक था, पर ओपनिंग और क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन ना होने पर हम एवरेज को ही क्या मान के चलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये 1,00,000 है तो मैंने इन्वेंट्री की जगह लिख दिया 1,00,000, ठीक बात है, ओके। क्या अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स, क्या हमने ये कैलकुलेट करे थे, हाँ सर ये भी हमने निकाले थे। ये आए थे कितने अपने 50,000, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं 50,000। तो आपके पास स्टॉक भी है और अकाउंट रिसीवेबल भी है, ठीक है। अब देखो और क्या चाहिए हमें, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी नहीं है और कैश भी नहीं है। तो अब आप बताइए अपन को क्या करना चाहिए कि अपना कैश भी निकल जाए, ठीक है। वापस से क्विक असेट पर जाते हैं। देखो क्विक असेट अपन ने निकाल लिया था, 1,00,000 आया था, है ना, ये निकाला था अपन ने लास्ट में। देखो ये इधर आ जाओ, क्विक रेशियो की मदद से अपन ने क्विक असेट निकाला था 1,00,000। तो इस 1,00,000 को अपन क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं और 1,00,000 इक्वस टू कैश प्लस डेटर हो जाएगा। 1,00,000 इक्वस टू कैश और डेटर कितना गिवन है, डेटर कितना गिवन है 50,000 निकाला था हमने अभी, है ना, अकाउंट रिसीवेबल जो 50,000 आया था। देयरफॉर कैश बराबर कितना हो जाएगा आपका 1,00,000 माइनस 50,000, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये भी डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में क्या बच रहा था, कैश बच रहा था, तो ये हो गया 50,000। अब सोचो, अब 4,00,000 का टोटल है, उसमें कैश 50,000 का, अकाउंट रिसीवेबल 50,000 का और इन्वेंट्री 1,00,000 का, टोटल 2,00,000 हो गया। तो 4,00,000 में से 2,00,000 हटा दो, ऑटोमेटिकली प्लांट इक्विपमेंट कितने का बच जाएगा, 2,00,000 का। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार आप भी करके देखना। तो चलो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की क्या है, गणपति लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। सेल्स गिवन है 60,00,000, रिटर्न ऑन नेटवर्थ गिवन है 25% और रेट ऑफ इनकम टैक्स गिवन है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स गिवन है। इतने सारे रेशियोज हमें गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर 12 टाइम्स है, COGS गिवन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गिवन है, रिसीवेबल्स गिवन है, पेबल्स गिवन है, ठीक है। पेबल्स मतलब होता है करंट लाइबिलिटी, रिसीवेबल करंट मतलब डेटर्स हो जाएंगे आपके, है ना, ठीक है। फिर क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू, आपसे पूछा है कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें बताने हैं और आपको बनानी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट नीचे बनी हुई है, इसको फिल करना है आपको। क्या क्या गिवन है, शेयर कैपिटल, ये रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस 15% डिबेंचर हैं और पेबल्स हैं, ठीक है। पेबल्स मतलब करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। फिर यहाँ फिक्स असेट है, करंट असेट है
और करंट एसेट के अंदर सब हेडिंग्स हैं स्टॉक, रिसीवेबल और कैश की। चलो तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कहाँ से, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन गिवन है मैं तो उसी सीक्वेंस में कर देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को क्लिक करे कि स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेल्स गिवन है, ये तो कोई रेशियो है नहीं, तो सबसे पहले है रिटर्न ऑन नेट वर्थ। ये क्या होता है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट वर्थ। ठीक बात है, और ये कितना गिवन है, 25%। क्वेश्चन में कहीं पर भी मुझे नेट वर्थ या पैट तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रेट ऑफ इनकम टैक्स गिवन है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये गिवन है 7:3। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिलाकर कितना है 10, उसमें 7 शेयर कैपिटल है और 3 जो है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, एक और बात क्या आप जानते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मिलाकर भी कुछ नाम दिया गया है, वो नेटवर्थ है सर। लेकिन नेटवर्थ में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है। हाँ, तो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहीं दी ही नहीं और रेयरली कभी मिलेगी आपको, है ना। तो नॉर्मली शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ही क्या हो जाता है, नेटवर्थ हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बराबर नेटवर्थ। ठीक है, ओके। फिर अपन और आगे चलते हैं और बात करते हैं अपन कहाँ पर, करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं अपन, वेट, इसको थोड़ा सा अपन नीचे रख देते हैं, ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा अपन नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तो करंट रेशियो के लिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी आप चेक करो। करंट लाइबिलिटी गिवन है, कहाँ गिवन है सर, हमको तो दिख नहीं रही, देखो ध्यान से। पेबल्स मतलब क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ एक काम करते हैं, करंट रेशियो बराबर करंट असेट तो हमको नहीं पता, लेकिन करंट लाइबिलिटी हमको पता है 2 लाख। देयरफॉर करंट असेट बराबर कितना हो जाएगा, 4 लाख। क्या बोलते हैं, ठीक बात है। अब और आगे बढ़ते हैं, और कौन सी चीज़ें गिवन है, आगे गिवन है नेट प्रॉफिट टू सेल्स। नेट प्रॉफिट टू सेल्स मतलब, नेट प्रॉफिट टू सेल्स मतलब होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, याद है आपको, और नेट प्रॉफिट का मतलब होता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स, और ये कितना गिवन है 6.25%। तब मुझे बताइए PAT तो मुझे नहीं पता, पर सेल्स मुझे पता है और वो कितनी है, 60 लाख है। यहाँ पर है 6.25%। बताइए आप पैट बराबर कितना आएगा, 60 लाख इंटू 6.25%, ये आ जाएगा 3,75,000। क्लियर है क्या ये बात, ओके। और आगे बढ़ते हैं अपन, क्या इस पैट का कहीं यूज़ कर सकते हैं, हाँ सर। देखो आप यहाँ आ जाओ रिटर्न ऑन नेटवर्थ पर, तो मुझे पैट नहीं पता है लेकिन नेटवर्थ मुझे पता है, सॉरी पैट मुझे पता है, कितना अभी निकाला 3,75,000, यहाँ रख देंगे। नेटवर्थ मुझे नहीं पता और इक्वल्स टू में 25%। देयरफॉर नेटवर्थ बराबर क्या हो जाएगा, आप ही बता दीजिए। 3,75,000 डिवाइड बाई 25% है ना, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो आपकी जो नेटवर्थ है वो कितने आ जाएगी, 15 लाख है ना। सबको अपन बॉक्स में बंद करते जाते हैं। ये नेटवर्थ हो गया आपका, ये आपका करंट सेट हो गया है ना। ठीक है, तो नेटवर्थ हमारा कितना आ चुका है, 15 लाख। अब एक काम करते हैं, नेटवर्थ के अंदर नेटवर्थ का टोटल है 10, उसमें शेयर कैपिटल 7, मतलब 70% शेयर कैपिटल है, और 30% देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस है। तो एक काम करते हैं, देयरफॉर शेयर कैपिटल बराबर 15 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल, जो कि आएगा 10,50,000। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 15 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4,50,000। इसको भी अपन क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, डन। और आगे चलते हैं अपन, एक सेकेंड, ठीक है, डन। अब देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है, बेस्ड ऑन COGS लिखा है, और उसी के जस्ट नीचे COGS दिया है, तो चलो ये रेशियो भी लगा ही देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है 12, ये गिवन है देखो। COGS उसके जस्ट नीचे गिवन है 18 लाख, और नीचे मैंने लिख दिया एवरेज स्टॉक। आप बताइए एवरेज स्टॉक क्या होगा, आप बताइए एवरेज स्टॉक क्या होगा, 18 लाख
डिवाइड बाय 12 कितना आएगा, क्या आप बता सकते हैं? चलो चेक करके देखते हैं। 18 लाख डिवाइड बाय 12, ये आएगा 1.5 लाख। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्टॉक। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टॉक। और आगे चलते हैं, और आगे क्या निकाला जा सकता है? अच्छा, अब तो कोई रेशियो गिवन नहीं है, अब तो COGS गिवन है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गिवन है। चलो तो थोड़ा सा अकल लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गिवन है, और ये है कितना? 60,000। ये है कितना? 60,000। बताओ ये किस रेट से आया है? देखो क्वेश्चन में लिखा है 15% डिवेंचर थी, मतलब एट द रेट 15% वाला है ये। ठीक है, तो बताओ इस हिसाब से जो भी लोन रहा होगा, जो भी डिवेंचर की वैल्यू रही होगी, उसी का 15% निकाला होगा आपने इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कितना रहा होगा? देयरफॉर डिवेंचर बराबर क्या हो जाएगा? डिवेंचर बराबर हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 15%। तो 60,000 डिवाइड बाय 15% करेंगे तो ये आएगा 4 लाख। ठीक बात है, तो डिवेंचर की वैल्यू भी आ चुकी है। अब तो कोई रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं जिसका हमने यूज़ ना करा हो। तो एक सिंपल तरीका क्या है, जो भी रेशियोज गिवन है उनको आप पूरा कर दीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी और कुछ अवेलेबल होगी, जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो निकल जाएगी। उसके बाद आप सीधे कहाँ चले जाइए? बैलेंस शीट पर, है ना। या यूँ कहो कि जब भी अटक जाओ तो बैलेंस शीट पर चले जाओ, ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। चलो तो बैलेंस शीट फिल करने की कोशिश करें। ये रही हमारी बैलेंस शीट। देखो क्या क्या हमें मिल चुका है वो फिल कर देते हैं। शेयर कैपिटल कितनी आई थी हमारी? 10,50,000। ठीक है, और रिजर्वेंट सरप्लस कितना आया था? 4,50,000। डिवेंचर कितने आए हमारे? डिवेंचर कितने आए थे? 4 लाख। और पेबल्स मतलब करंट लाइबिलिटी कितनी थी? 2 लाख, ये तो गिवन थी। तो टोटल कितना आएगा आप ही बता दीजिए। ये टोटल आएगा 10, 15, 4, 19 और 21 लाख आएगा। ठीक है, 21 लाख आ गया है लाइबिलिटी साइड का टोटल। मतलब एक और बात कन्फर्म है कि असेट साइड का टोटल भी कितना आएगा? 21 लाख आएगा। ठीक है, और उसमें भी करंट असेट कितनी होंगी? 4 लाख की, ये हमने निकाला था। ठीक है, फिर स्टॉक भी हमने निकाला था। स्टॉक कितना था? 1.5 लाख था, तो यहाँ लिख देता हूँ 1.5 लाख। डेटर अपन ने नहीं निकाली थी क्या? डेटर क्यों नहीं निकाले? डेटर में क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिया था क्या डेटर से रिलेटेड? नहीं सर, डेटर से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं था। ठीक है, तो जाने दो, अभी कुछ नहीं करता मैं इसको। ठीक है, अच्छा एक बात कंफर्म है कि अगर करंट एसेट 4 लाख है और टोटल एसेट 21 लाख है तो फिक्स रेट कितनी रही होंगी? 15 लाख। ठीक बात है। अब हमारा क्या क्या बच गया? करंट एसेट के अंदर रिसीवल्स और कैश बच गया। हमें एक तो रिटर्स, अच्छा रिसीवल्स तो गिवन है, वाह रिसीवल्स तो गिवन है 2 लाख, तो रिसीवल्स हो जाएंगे 2 लाख। तो फिर तो मज़ा आ गया। करंट एसेट 4 लाख है, उसमें कैश 1.5 लाख है और रिसीवल्स 2 लाख है, तो हो गया 3.5 लाख। मतलब कैश कितना रहा होगा? 50,000, तो 0.5 लाख। ओ माय गॉड, बैलेंस शीट तो खत्म ही हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा, बैलेंस शीट से अपन हो गए फ्री। तो ये वाली रिक्वायरमेंट तो हमारी हो गई ख़त्म। ठीक है, अब चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर ए पर। इसमें क्या बोला है? कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। तो चलो आपको कुछ याद दिलाता हूँ, आपको कुछ। अपन ने ऐसा कभी पढ़ा था क्या, जब मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू सेल्स पढ़ाए थे? तो मैंने कहा था सेल्स माइनस COGS क्या होता है? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ सर, याद आ रहा है कुछ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वगैरह है, तो आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट। इसमें से आप घटा दो टैक्स तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है ये बात? अब एक काम कर देते हैं, हमें क्या चाहिए पहले ये देख लेते हैं। हमको चाहिए है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको चाहिए। और क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, हो सकता है हम पूरी इन्फॉर्मेशन भरें तो आखिरी में जो बैलेंसिंग फिगर बचे वो यही बचे। देखते हैं क्या ऐसा हो पाएगा। सेल्स कितनी है? 60 लाख। सेल्स है आपकी 60 लाख। COGS क्वेश्चन में गिवन है 18 लाख। 18 लाख, तो बताइए जीपी कितना होगा? 42 लाख। ठीक है, इधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकाला था 3 लाख। कितना निकाला था भाई अपन चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,75,000, तो यहाँ लिख दिया 3,75,000। और टैक्स रेट कितनी है? 50% है। तो बताइए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा होगा?
इसका जस्ट डबल, तभी तो 50% घटाने के बाद 3,75,000 आ रहा है ना। तो ये रहा होगा 7,50,000 है ना। 3,75,000 डिवाइड बाय 50%, ठीक है साहब, 7,50,000 ए लिख दिया। इसका मतलब टैक्स लगा हुआ 3,75,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट कितना गिवन है 60,000, तो इसको भी फिल कर देता हूँ। तो बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा होगा। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाई है, तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 7,50,000। मतलब यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ रहा होगा आपका 8,10,000। चेक करो, 8,10,000 में से 60,000 जाएगा तो कितना बचेगा। हाँ सर, 7,50,000 ही बचेगा। अब चेक कर लो आप, यही तो हमें चाहिए था, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। कितना रहा होगा, 42 लाख में से कितना घटाएंगे 8,10,000 आ जाए। तो 42 लाख में से अपन एक काम करते हैं, 8,10,000 घटा कर देख लेते हैं। यार है 33,90,000। यही हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। खत्म, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप खुद से करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। और जहाँ अटक जाओ बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है बैलेंस शीट का एक साइड मिल जाता है तो वही दूसरा साइड हो जाता है, तो फिर कई चीज़ें बैलेंसिंग फिगर से निकल जाती हैं। ठीक बात है, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना गिवन है इनके कैपिटल में, 8 लाख, 10 रुपये का एक शेयर है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, @10 ईच, तो 3 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। टोटल जो इनकी कैपिटल है दोनों मिलाकर, इक्विटी और प्रेफरेंस मिलाकर 11 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 2,70,000, और उसमें भी टैक्स रेट कितना है 35%। ठीक है, डेप्रीशिएशन कितना गिवन है, थोड़ा इसको इस साइड कर देते हैं, ये है 60,000। ठीक है, इसके अलावा इक्विटी डिविडेंड कितना गिवन है 20%। अच्छा, डिविडेंड का रेट काय पर अप्लाई करोगे, हमेशा फेस वैल्यू पर, है ना। तो ये 8 लाख फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट दिया गया है, तो 8 लाख का हम सीधा 20% निकाल देंगे। या यूँ कहो कि 10 रुपये का एक शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, उसका 20% 2 रुपये हो जाएगा, है ना। तो पर शेयर डिविडेंड 2 रुपये हो जाएगा। आप चाहो तो पर शेयर निकाल लो डिविडेंड, या फिर इन टोटलिटी निकाल लो, है ना। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 40 है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, ये सब चीज़ें आपको कंप्यूट करनी है। कौन कौन सी, ये ABCD। चलो तो लिख कर देखते हैं ये होती क्या है, देखते हैं क्या होती हैं ये। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, क्वेश्चन नंबर है अपना ये 22। डिविडेंड यील्ड याद है आपको कुछ, हाँ सर, DPS/MPS × 100 याद है आपको। अपन ने अर्निंग यील्ड पढ़ा था, अर्निंग यील्ड मतलब होता था EPS/MPS, डिविडेंड यील्ड होता है DPS/MPS × 100, है ना। चलो तो बताओ डिविडेंड कितना है हमारे क्वेश्चन में। डिविडेंड 10 रुपये का एक शेयर है और उस पर 20% डिविडेंड देना है, तो 10 रुपये पर 20% कितना हो जाएगा 2। और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 40, इंटू कर देंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 5% आ जाएगा। ठीक है, डन। फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा है, कवर फॉर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। मतलब आपसे दो चीज़ें पूछी हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। याद है आपको, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर करना है, जिसको कवर करना होता था वो अपन नीचे लिखते थे। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो मतलब इक्विटी डिविडेंड को कवर करना है तो इसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब प्रेफरेंस डिविडेंड का कवर कहाँ होता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, है ना। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो जिसका जैसे अपन को प्रेफरेंस डिविडेंड कवर करना है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के जस्ट ऊपर आप देखना पैट ही तो लिखा रहता है ना। ओके, और इक्विटी डिविडेंड के जस्ट ऊपर क्या लिखा रहता है EAES, क्योंकि इक्विटी डिविडेंड कहाँ से पे करते हैं EAES। अगर EAES 0 होगा तो आप इक्विटी डिविडेंड पे नहीं कर पाएंगे। चलो अब बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, पैट गिवन है आपको, हाँ सर गिवन है 2,70,000। ठीक है, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 9% है 3 लाख का, तो 3 लाख का 9% कितना होगा 27,000। तो आप मुझे बताइए प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो कितना होगा, सिंपल 10 टाइम्स। ओके, अब बात करते हैं इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो की। इक्विटी डिविडेंड कितना होगा इन टोटल,
तो 8 लाख पर 20% उन्होंने कहा था, तो हो जाएगा ये 1,60,000, 1,60,000। और EAS कितना होगा इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देंगे, तो याद आता था EAES, पर इसमें से इक्विटी डिविडेंड घटाते थे तो क्या आता था, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना के बने भाई हमारे पास, 2,70,000, ठीक है। और प्रेफरेंस डिविडेंड हमने कितना पे करा है, 27,000। तो आपका EAS कितना आ जाएगा, 2,70,000 माइनस 27,000, ये आ रहा है 2,43,000, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2,43,000। तो ऐसा करने पर ये रेशियो कितना आएगा, 1.52 टाइम्स, ठीक है। 2,43,000 डिवाइड बाय 1.6 लाख। तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो जाती है यहाँ पर। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, थर्ड रिक्वायरमेंट है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है भाई, EAES डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EAES अभी निकाला था 2,43,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 10 रुपये का एक शेयर था और 8 लाख की शेयर कैपिटल थी, देखो आप यहाँ पर, मतलब 80,000 शेयर्स रहे होंगे। तो आप बताइए 2,43,000 डिवाइड बाय 80,000 करेंगे तो कितना आएगा, 3.04 पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट पर, यह है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो याद आ रहा है कुछ, प्राइस कौन सा वाला प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग कौन सी वाली, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। MPS क्वेश्चन में गिवन है 40, EPS कितना गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन ने अभी निकाला ना, 3.04, तो ये इस तरीके से आएगा 13.2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है।